हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस आ चुके हैं एक और नया वीडियो लेकर, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बात कर लेता हूँ गाइस। जो भी यूपीएससी एग्जाम्स या कोई कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको अपनी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एडवांस लेवल पर एंड बेस्ट कंटेंट के साथ अगर प्रिपरेशन करनी है, अगर आप चाहते हो सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर मिल जाए बजाय इधर उधर जाने के, क्योंकि यूट्यूब पर कंटेंट तो अवेलेबल है बट वो रैंडमली है। तो अगर आप एक ही जगह सारा कंटेंट अच्छी तरह से पढ़ सको तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। तो आपके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब की सीरीज़ वगैरह मिल जाएगी। ठीक है। और इसी के साथ एनसीईआरटी सीरीज़ भी चल रही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो बच्चे नए हैं, अगर कोई बच्चा आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहता है तो स्ट्रेटजी क्या रहती है, क्या प्लानिंग रहती है पढ़ाई करने की, क्या सिलेबस रहता है, वो सारी चीज़ों के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एंड जो बच्चे हिंदी मीडियम से वो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं उनको भी वीडियो मिल जाएगा। मैंने बताया हुआ कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप चाहते हो तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो कि आपके आसपास प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं। ठीक है। और इसी के साथ एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। जो अपनी एनसीईआरटी या बेसिक फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो एनसीईआरटी देख सकते हैं। और 7th क्लास के बच्चों के लिए भी ये सीरीज प्लेलिस्ट बेस्ट है। ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर 8 का नाम है, वो है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन का मतलब समझ रहे हो आप। इन्वायरमेंट यानी जो नेचर है, वातावरण है हमारा, उसका, नेचर और ह्यूमन का दोनों का इंटरेक्शन आपस में। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखो, आप यहाँ पर ये पिक्चर देख पा रहे होगे। ठीक है। इस पिक्चर में आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। अब आप एक चीज देख रहे हो, इन इन हर एक, इस पिक्चर में दिखने वाले हर एक इंसान का पहनने का तरीका, ठीक है, बोलने का तरीका, उनका फेस कलर, ठीक है, उनका बहुत सारी चीजें ना अलग अलग देखने को मिल रही हैं। ठीक है। तो इस पिक्चर में क्या है, इस पिक्चर में हमारे इंडिया, यानी पूरी दुनिया का, यानी पूरी दुनिया के अलग अलग देश के लोगों का पहनने का, वहाँ का कल्चर, वहाँ के हर एक तरीके का रहन सहन, उनका हर एक चीज़ का यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है। लेकिन इन सारे लोगों में कॉमन चीज़ क्या है। अब आप यहाँ देख रहे हो, मतलब आप खुद, आपको ये चीज पिक्चर के अलावा अगर मैं आपको बोलूं, आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है। इवन अपने इंडिया की बात करते हैं तो आपको इंडिया के हर एक स्टेट में डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेगा, डिफरेंट लैंग्वेज देखने को मिलेगी। ठीक है। उनका रहने का, खाने का, पीने का, हर एक चीज का उनका ढंग जो है ना वो एकदम अलग होगा। ठीक है। लेकिन हम इंडिया को, मतलब हम सभी लोगों को क्या चीजें जोड़ कर रखती हैं आपस में। देखो, हर ह्यूमन बींग की अगर मैं बात करूं, सबका अपना अपना तरीका है जीने का। ठीक है। लेकिन कॉमन चीज क्या है हम सब में, हम सब में कॉमन चीज ये है कि भाई हमें भी, हम सबको पहनने के लिए कपड़े चाहिए। ठीक है। हम सबको खाने के लिए भोजन चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम सबको एक कॉमन बनाती हैं। ठीक है। मतलब सेम बनाती हैं, डिफरेंट नहीं, एक दूसरे से डिफरेंट नहीं बनाती, हम सबको कॉमन बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई। कुछ कहाँ से, ड्राई डेजर्ट से हैं, यानी सूखे रेगिस्तान से हैं। कुछ ऐसी जगह से हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है। और कुछ बहुत ज़्यादा गर्मी वाले मौसम से हैं, बहुत ज़्यादा उस इलाके से हैं। कुछ ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है, ऐसे इलाके से हैं। तो हर इंसान अपने अपने, कोई रेगिस्तान से, कोई बर्फीले इलाके से, कोई गर्मी वाले इलाके से, कोई बरसात जहाँ पर होती है वहाँ उस इलाके से। तो सब लोग अपने अपने लैंड एरिया में, मतलब अपनी अपनी जगह पर रहते हैं। ठीक है। सबका, लेकिन हमें क्या कॉमन चीज़ बनाती है, हमें बनाती है फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। यानी कि हम सबको रहने की जगह चाहिए, हम सबको खाने के लिए चाहिए, और हम सबको पहनने के लिए चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें सेम बनाती हैं। ठीक है। हम कितने ही एक दूसरे से अलग हो ले, हम कितना ही एक दूसरे से बातचीत अलग लैंग्वेज में कर ले, हम अलग कपड़े पहन ले एक दूसरे से, लेकिन हम सबको चाहिए ना, कपड़े तो चाहिए ही ना, वो अलग बात है, पैटर्न ना कुछ और हो सकता है, भोजन कुछ और हो सकता है, लेकिन हम सबको भोजन चाहिए, भूख हम सबको लगती है। ये चीज़ें हम सबको सेम बनाती हैं। ठीक है। और अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों की बात करूं, जैसे मैंने बताया कुछ ड्राई डेजर्ट्स हैं, कुछ फ्रोजन लैंड्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस जगह से, कुछ ऐसे जगह से जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है, वेट क्लाइमेट रहता है, रेनफॉल होती है, उस जगह से हैं। ठीक है। तो क्या चीज़ें सेम बनाती है, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। ठीक है। और उनके बच्चे भी हम, मतलब
हर सेम होते हैं, मतलब वो हर जगह का बच्चा क्या काम कर, देखो छोटे बच्चों का काम क्या होता है, हर बच्चा खेलना चाहता है, ठीक है, हर बच्चा गाना गाना चाहता है, फुटबॉल खेलना चाहता है, गाना गाना चाहता है, मेकअप करना चाहती है, हर लड़की मेकअप करना चाहती है, ठीक है, सबकी फैमिलीज में सेम चीजें होती हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग अलग अलग अपने कल्चर से हैं, लेकिन चीजें सेम है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात, दे लिव क्लोजर टू द नेचर, और हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग नेचर के आसपास रहता है, सबसे करीब नेचर से होता है, नेचर से हर ह्यूमन बीइंग का कनेक्शन है, ठीक है। तो आप एक चीज देखो कि नेचर, यहां पर पहला जो वर्ड था अपना ह्यूमन इंटरेक्शन, उससे आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि हम सब नेचर से टोटली कनेक्टेड हैं। भले हम कहां से बिलोंग करते हैं ये मैटर नहीं करता, हम अमेरिका से बिलोंग करते हैं, हम जापान से बिलोंग करते हैं, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम फ्रांस से बिलोंग करते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, लेकिन उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम सभी लोग नेचर से कनेक्टेड हैं। नेचर से कनेक्टेड कैसे, हमको खाना चाहिए, वो हम नेचर से लेते हैं, हमको पहनने के लिए चाहिए, वो भी हम नेचर से लेते हैं, हमको शेल्टर चाहिए, वो भी हम नेचर, यानी धरती पर रह रहे हैं, हम नेचर से अपनी चीज़ें बनाते हैं रहने के लिए, ठीक है। हम सबको गाना गाना चाहिए, हम सबको बोलना आना चाहिए, हम सबको गेम्स खेलना पसंद है, हम सबको हर एक चीज़ पसंद है, ठीक है। और हम सब लोग नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा क्लोज है। एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइफ्स, यानी कि पुराने समय की जो जिंदगियां होती थी उनसे हमने क्या सीखा, नेचर की केयर करना, केयर फॉर नेचर। देन लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल्स फ्रॉम फॉरेस्ट। यानी कि हमने पुराने जमाने वाले लोगों से सीखा है, यानी उनसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सीखते हैं कि भाई फिश कैसे पकड़ी जाती है, ठीक है, जो नेचर से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, जंगलों से हम अपने खाने के फल वगैरह होते हैं, लकड़ियाँ ज़रूरत पड़ती हैं, हम वो लेते हैं। तो नेचर से हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और हमने पुराने लोगों से, अर्ली पीपल से, अर्ली लाइफ से, यानी जो पहले के लोग हुआ करते थे उनसे चीज़ें हमने सीखी। और ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोज़ में, यानी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, इन चैप्टर 8 हो, 9 हो एंड 10 हो, ठीक है, जिसमें हम सीखने वाले हैं क्या, लाइफ ऑफ पीपल इन द डिफरेंट नेचर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि डिफरेंट नेचर रीजन, यानी कि मैंने आपको बताया डिफरेंट नेचर रीजन का मतलब होता है कि हम चाहे जापान से बिलोंग करें, चाहे अमेरिका से बिलोंग करें, चाहे लंदन से बिलोंग करें, हम किसी भी नेचर रीजन से बिलोंग करें, हम वहाँ की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ की लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, ये आने वाले हम चैप्टर्स में भी बात करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर पहला टॉपिक है लाइफ इन द अमेज़न बेसिन, ठीक है। अमेज़न बेसिन क्या, एक ओशियन है, और ये कहां पर लोकेटेड है, कौन से कॉन्टिनेंट में, आप यहां पर अगर मैप देख पा रहे हो तो ये साउथ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट जो है यहां पर अमेज़न बेसिन लोकेटेड है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि अमेज़न बेसिन कहां, कौन से कॉन्टिनेंट में बिलोंग करता है, कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो आप वहां पर टिक करोगे साउथ अमेरिका, ठीक है। अब अमेज़न बेसिन का क्या आगे क्या स्टोरी है वो हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक टर्म मैं आपको बताता हूँ, ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है गाइज, एक ओशियन होता है, एक सी होता है, ठीक है। ये बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं, ओशियंस होते हैं, इनसे ये पानी फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, पानी जा रहा होता है आगे बहुत, जब ये ट्रैवल करते करते इनका ऐसा आता है कि ये छोटी छोटी नदियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उनको ही हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। आप यहाँ पर ये पिक्चर अगर आप देख रहे हो अमेज़न रिवर की, इसको मैं जूम करता हूँ, ये देखो, ये अमेज़न रिवर है, पूरी मेन रिवर ये है अमेज़न रिवर। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, ये देखो यहाँ पर वेंजुला के आसपास ये ट्रिब्यूटरी जा रही है, ये है कोका, ये इस तरह से ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ट्रिब्यूटरीज हैं छोटी छोटी, इनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। इन वर्ड से आप अवेयर हो चुके होगे, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है एक बड़े ओशियन या समुद्र से जो छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, उनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, ठीक है। एक और चीज हम पढ़ लेते हैं, व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोरर्स डिस्कवर्ड द अमेज़न रिवर, यानी कि जब स्पेनिश लोगों ने एक्सप्लोर किया और उन्होंने डिस्कवर करी अमेज़न रिवर को, दे वर अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स। जब जो स्पेनिश लोग थे उन्होंने डिस्कवर की जब अमेज़न रिवर, तो उन लोगों पर अटैक हुआ, किसके द्वारा, वहाँ के लोकल ट्राइब्स, यानी लोकल जो लोग होते हैं, जैसे आदिमानव टाइप होते हैं ना, जंगलों वगैरह में रहते हैं, अमेज़न रिवर के आसपास रहते हैं, ठीक है, उन लोगों ने उन स्पेनिश लोगों पर अटैक किया। और उन्होंने क्या पहन रखे थे, उन्होंने हेडगियर्स पहन रखे थे, ग्रास की यानी कि घास की उन्होंने स्कर्ट्स पहन रखी थी। दीज पीपल रिमाइंडेड देम ऑफ द फियर्स ट्राइब्स ऑफ वुमेन वॉरियर्स नोन इन द एंशिएंट रोमन एम्पायर, यानी कि पुराने समय में रोमन एम्पायर जो हुआ करता था उस टाइम जो वॉरियर्स होते थे उनकी जैसी फीलिंग दिला रहे थे, हेंस द नेम अमेज़न,
ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक चीज आप मैप में देखना, नोटिस करना, मैं अब आपको वापस से मैप दिखाऊंगा। द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। ट्रॉपिकल रीजन कहाँ लाई करता है, क्लोज कहाँ लाई करता है, इक्वेटर पे। मैंने आपको बताया ट्रॉपिकल रीजन जो होता है ना, इक्वेटर पे लाई करता है, क्योंकि वहां पर गर्मी होती है, बरसात भी होती है, मौसम ठंडा भी होता है, हर तरह का मौसम अवेलेबल है वहां पर। ठीक है, नेज क्रॉप्स के लिए सबसे बेस्ट है, फॉरेस्ट वगैरह बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, तो वो रीजन सबसे अच्छा होता है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पे जहाँ पे हमारा पूरा हम लोग अवेलेबल है, यानी हमारा जो इंडिया है इक्वेटर पे लाई करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस पिक्चर में 10 डिग्री, इसको मैं जूम करता हूँ, ये देखो 10 डिग्री और ये 10 डिग्री। ठीक है, तो ये इक्वेटर है ना, तो इक्वेट ट्रॉपिकल रीजन कहाँ लाई कर रहा है, बिटवीन कहाँ 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ, सो इट इज रेफर्ड एज द इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेज द अटलांटिक ओशियन टू द ईस्ट। अब ये अमेजन रिवर फ्लो कैसे करती है, ये फ्लो करती है माउंटेन से, यानी वेस्ट साइड जो माउंटेन्स हैं वहां से फ्लो करती है, और ये ईस्ट साइड में अटलांटिक ओशियन है वहां पर जाती है। देखो ये आप यहां पर देख सकते हो, एक सेकेंड, अटलांटिक ओशियन देखो अपना कहां पर है, ये अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, तो ये अटलांटिक ओशियन में जाके गिरती है, यानी कि जो माउंटेन्स हैं वेस्ट की तरफ वहां से ये फ्लो करती है और जाती है अटलांटिक ओशियन ईस्ट की तरफ। ध्यान रखना ये चीजें। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ। द प्लेस एक ऐसी जगह, वेयर आर रिवर फ्लोज, यानी कि जब नदी बहती है, इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर। देखो मान लो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहां पर मैं डायग्राम से समझाता हूं, एक सेकेंड। देखो यहां पर एक ओशियन है, और मान लो ये पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन है, ये अमेजन रिवर, ये जस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये अमेजन रिवर ये क्या कर रही है, ये फ्लो करती हुई आ रही है, कहाँ से मैंने आपको बताया, तो वेस्ट साइड माउंटेन्स से फ्लो करती है और रीच करती है, यहाँ अटलांटिक ओशन लिख देते हैं, अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन, और ये अमेजन रिवर फ्लो कर रही है। अब ये धीरे धीरे फ्लो करती हुई यहाँ पर ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये अलग अलग नदियों में बट गई, लेकिन ये इसका पानी सारा जाकर कहाँ गिर रहा है, गिर तो रहा है सारा अटलांटिक ओशियन में, लेकिन ये ट्रिब्यूटरीज में कन्वर्ट हो गई। मतलब ये पानी यहाँ से कट गया इधर चला गया, ये पानी यहाँ से कट गया इधर चला गया, छोटी छोटी नदियाँ बन गई, और इस तरह से भी पानी बह रहा है। ठीक है, तो ये जा तो रहा है, लेकिन ट्रिब्यूटरीज इसकी कन्वर्ट हो गई, उन ट्रिब्यूटरीज के नाम भी हैं। ठीक है, लेकिन जब ये ट्रिब्यूटरीज जाकर कहाँ खुल रही हैं, अटलांटिक ओशियन में, लेकिन हर ट्रिब्यूटरी का एक अपना माउथ हो जाता है, हर ट्रिब्यूटरी और उस छोटी रिवर का अपना एक माउथ होता है। माउथ का मतलब आप समझ गए ना, कि हर ट्रिब्यूटरी जब जाकर, मतलब एक ये सोर्स है वाटर का, एक ये सोर्स है वाटर का अमेजन रिवर जिसमें पानी है, और यही सोर्स यानी ये जो पानी है ये दूसरे वाटर सोर्स में जाकर गिर रहा है। मतलब अमेजन रिवर है जहां पर पानी है, पानी फ्लो हो रहा है उस रिवर में। ठीक है, और वो ट्रिब्यूटरीज में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रिब्यूटरीज जाकर एक दूसरे वाटर सोर्स में जाकर गिर रही हैं, मतलब मिल रही हैं, जैसे कि वो कौन सा, अटलांटिक ओशियन, तो उसको हम माउथ कहते हैं। देखो यहां पर लिखा है द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी, एक ऐसी नदी जो कि कहां जाकर मिल रही है, अनदर बॉडी ऑफ वाटर, यानी दूसरे वाटर के सोर्स में, जैसे अटलांटिक ओशियन में, और उसको कहा जाता है रिवर्स माउथ। ठीक है, जहां पर जाके गिरती है उसको रिवर माउथ कहा जाता है। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। ऐसे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो अमेजन रिवर को ज्वाइन करती हैं। ठीक है, हो सकता है ऐसा भी होता है कई बार छोटी छोटी नदियां आकर अमेजन रिवर में जुड़ जाती हैं, उनको भी ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। ठीक है, कोई भी नदी है, मान लो एक गंगा नदी है, अगर एग्जाम्पल है, अगर एक गंगा नदी जाकर अमेजन रिवर कहीं से गुजर रही है, गंगा रिवर कहीं से जाकर गुजर रही है, लेकिन वो गंगा रिवर इन दी एंड जाकर अमेजन रिवर में अगर जाकर गिरती है, तो वो गंगा रिवर एक ट्रिब्यूटरी हो गई किसकी, अमेजन रिवर की। ठीक है, उसी तरह से न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। ऐसी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो अमेजन रिवर को ज्वाइन करती हैं और वो फॉर्म करती हैं अमेजन बेसिन को।
द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राजील। अब अमेजोन रिवर जो अमेजोन बेसिन है वो कौन से पोर्शन को कवर अप करता है? ब्राजील, जो पार्ट्स ऑफ पेरू, ठीक है, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुला। ये इन कुछ पोर्शंस को कवर अप करती है, ठीक है। अब आप मुझे क्या करोगे, कुछ ऐसे कंट्रीज के नाम बताओगे, ठीक है, नेम ऑफ द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासिस। ऐसे बेसिन के नाम मुझे बताओगे, जो ऐसे देशों के नाम बताओगे जहां पर बेसिन पास हो रही है, यानी इक्वेटर पे पास हो रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम क्लाइमेट की। एज यू नो द अमेजोन बेसिन स्ट्रेचली डायरेक्टेड ऑन द इक्वेटर। आपको पता है अमेजोन बेसिन, मैंने अभी बताया आपको, इक्वेटर पे फ्लो कर रही है, ठीक है। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। मैंने आपको बताया इक्वेटर पे गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, बरसात भी होती है, एक हर तरह का मौसम अवेलेबल होता है। तो मोस्टली क्या गर्मी ज्यादा होती है, क्योंकि इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। आपको बताया मैंने, पोल्स तक सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, इसलिए वहां पे ठंडा रहता है। इक्वेटर पे जस्ट ऊपर सूरज होता है हमारे, ठीक है। तो वहां पर हमें क्या, एक हॉट एंड वेट क्लाइमेट मिल जाता है पूरी साल, यानी थ्रू आउट द ईयर ये इस तरह का एटमॉस्फेयर बना रहता है, क्लाइमेट, ठीक है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म रहता है, और ठीक है, ह्यूमिडिटी भी बनी रहती है, मॉइस्चर भी बना रहता है। द स्किन फील्स स्टिकी, अपनी जो स्किन है वो चिपचिपी हो जाती है, क्योंकि रिवर है, वहाँ पर गर्मी भी है, अगर हवा में मॉइस्चर भी है, तो इससे हमारी क्या, आपने बरसात के टाइम देखा होगा, आपकी स्किन बहुत चिपचिपी सी हो जाती है, ठीक है, ऑयली हो जाती है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग। कोई विदाउट ऐसी कोई वार्निंग के नहीं मिलती है, लेकिन ये बारिश ऑल टाइम बनी रहती है, मोस्टली मतलब हर दिन होती ही है। तो आप यहां पर समझो कि अमेजोन बेसिन स्ट्रेचली डायरेक्टेड ऑन द इक्वेटर पे स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। वहां पर हॉट एंड वेट क्लाइमेट आपको थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है, ठीक है। वहां पर डे हो या नाइट हो, आपको इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बना रहता है, वो आपकी स्किन स्टिकी फील करती है, और वहां पर ऑलमोस्ट एवरीडे बारिश होती है, कोई ऐसी विदाउट एनी वार्निंग कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। वहां पर रोज बारिश होती है, कभी भी बारिश हो जाती है, ऐसी कोई वार्निंग, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं समझ में आता है, बारिश आपको मिल जाएगी वहां देखने को, ठीक है। द डे टेम्परेचर्स आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी। दिन का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर्ड होता है, ह्यूमिड होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हाई विद वेरी हाई। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। रात को टेम्परेचर कम, देखो दिन में क्या होता है ना, धूप भी बनी रहती है और हवा में मॉइस्चर भी रहता है, ठीक है, गर्मी भी रहती है, हवा में मॉइस्चर भी रहता है, जिससे स्किन अजीब सी हो जाती है, चिपचिपी सी, ठीक है। लेकिन रात को टेम्परेचर कम होता है, लेकिन मॉइस्चर हवा में फिर भी बना रहता है। तो नाइट को टेम्परेचर कम होता है, गोज डाउन, बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। अब आगे चलते हैं, रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो अमेजोन बेसिन के बारे में हमने बात करी, कहां पर लाई करता है, इक्वेटर पे, ठीक है। वहां का टेम्परेचर मैंने आपको बता ही दिया, हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, रेनफॉल आपको एवरीडे देखने को मिल जाती है, आपकी स्किन वहां पर स्टिकी फील होती है। रात को टेम्परेचर कम होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी दिन में भी बनी रहती है और रात को भी बनी रहती है। ये कुछ चीजें थी। ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताया, माउथ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और कहां पर लोकेटेड है, कौन से कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है अमेजोन, ठीक है। अब बात करते हैं रेन फॉरेस्ट की। अब आपने अमेजोन फॉरेस्ट आपने सुना होगा, अमेजोन के जंगलों, ऐसा कुछ सुना होगा, अमेजोन के जंगलों में आपको देखने को मिल जाएगी ये चीज़। इस तरह से लाइन आपने सुनी होगी बहुत बार। अमेजोन के जंगलों क्या होता है, बहुत बड़ा जंगल है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा जंगल है, और वहाँ पर आपको बहुत तादाद में पेड़ दिखने आएंगे। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा अमेजोन के जंगलों में आग लग गई थी, तो वहाँ बहुत सारे पेड़ जल गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को वहाँ के ध्यान देनी चाहिए कि भाई पेड़ पौधे बचाने चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रेन फॉरेस्ट की। एज इट रेन्स हैविली इन दिस रीजन, यानी जो रेन फॉरेस्ट है, अमेजोन फॉरेस्ट है, ठीक है, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा रहती है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जहाँ पर पेड़ होते हैं ना सबसे ज़्यादा, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अमेजोन फॉरेस्ट जो है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ है, बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ऑलमोस्ट हमेशा बारिश होती ही रहती है, ठीक है। वहाँ के जो पेड़ वगैरह है ना, फॉरेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा थिक है, यानी वहाँ की लकड़ियाँ, वहाँ के पेड़ इतने घने, इतने वहाँ की लकड़ियाँ इतनी मोटी, ठीक है। तो बहुत घने, बहुत थिक फॉरेस्ट है, बहुत थिक ट्रीज हैं, इतने घने हैं, इतने मोटे हैं, इतने वहाँ की पत्तियाँ इतनी मोटी, मतलब बड़ी बड़ी हैं, सब कुछ इतना बढ़िया है, वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ के फॉरेस्ट इतने बढ़िया हैं, ठीक है। वहाँ के ट्रीज इतने अच्छे से ग्रो किए हुए हैं कि बहुत ज़्यादा थिक हैं।
और थिक के साथ साथ इतने डेंस हैं, इतने ज्यादा पेड़ हैं, इतने ज्यादा पेड़ हैं कि उनके पेड़ों की जो बड़े बड़े ऊपर की पत्तियों वाले झाड़ हो जाता है ना, वो पूरा इतना थिक है कि वो एक छत टाइप क्रिएट कर देते हैं, एक रूफ बना देते हैं। ठीक है, और वो रूफ किससे बन जाती है? क्रिएटेड बाय लीव्स एंड ब्रांचेस, मतलब टहनियों से और पत्तियों से। और इतने घने होते हैं कि वो सनलाइट को भी अलाउ नहीं करते हैं कि जमीन तक टच हो सके। वो ऊपर ही ऊपर सारे पेड़ों की टहनियां पत्तियां इतनी हैं कि वो वहीं तक सनलाइट को रोक देती हैं। और उस जंगल में आपको बहुत घना डार्क अंधेरा देखने को मिल जाएगा। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन मे ग्रो हियर। ठीक है, अब यहां पर ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन। अब शॉर्ट शेड टॉलरेंट वेजिटेशन क्या है? ऑर्चिड्स, ब्रोमोलियड्स ग्रो एज प्लांट्स पैरासाइट्स। इनके इनकी पिक्चर में आपको दिखा दूंगा आगे कि भाई ब्रोमिलाइड्स ऑर्चिड्स किस तरह से दिखते हैं। ठीक है, अब द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना, फ्लोरा एंड फौना, आपने वर्ड सुना होगा। फौना का मतलब क्या होता है? देखो, फौना का मतलब होता है द एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, हैबिटेट और जियोलॉजिकल पीरियड। एक पर्टिकुलर रीजन का एनवायरनमेंट जो होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि भाई ये इस रीजन में ही देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसे पंछी आपने सुने होंगे, कुछ ऐसे फ्रूट्स आपने सुने होंगे, कुछ ऐसे एनिमल्स आपने सुने होंगे कि भाई ये एनिमल्स वहीं पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, या फिर जैसे मैं बात करूं, याक है, याक नेपाल रीजन में ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं यानी पंछी होते हैं, वो कुछ आपको सिलेक्टेड रीजन में ही देखने को मिलेंगे, उसको कहते हैं फौना। ठीक है, द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना। अब जो रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, वो रिच है किसमें? वो किसके लिए? फौना के लिए। मतलब वहां पर कुछ स्पेसिफिक ऐसे पक्षी, ऐसे जानवर, ऐसे देखने को चीजें देखने को मिलती हैं, ऐसे प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं जो स्पेसिफिकली आपको उस रेन फॉरेस्ट में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, बर्ड्स सच एज टाउकन्स, हमिंग बर्ड्स। देखो ये बर्ड्स हैं, टाउकन्स, हमिंग बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज, ओवरसाइज्ड बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी आर कॉमनली सी इन इंडिया। अब ये देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वहीं पर आपको देखने को मिलेंगी। ये देखो ये पेड़, इस तरह के पंछी आपको अपने इधर जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं, इस तरह के एनिमल्स देख लो। ठीक है, तो ये बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पक्षी हैं, तो ये आपको अपने इधर नहीं जल्दी देखने को मिलेंगे, बहुत रेयर आपको इधर देखने को मिलेंगे। ये स्पेशली उस क्लाइमेट, उस रीजन के लिए ही है, ये वहां के लिए। ठीक है, दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड्स इन द फॉरेस्ट। ठीक है, और एनिमल्स लाइक मंकी, स्लॉथ एंड ईटिंग टैपियर्स आर फाउंड हियर। स्लॉथ देखो इस तरह का दिखता है, ये स्लॉथ होता है। ठीक है, तो वेरियस स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स ऑल्सो थ्राइव इन दीज जंगल। आपको वेरियस टाइप की स्पीशीज जैसे कि रेप्टाइल्स में या स्नेक्स में आपको अलग अलग तरीके की प्रजातियां आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन्स अबाउंड, एनाकोंडा एंड बो कॉन्स्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पीशीज। ये बहुत, देखो हर एक तरह की वैरायटी आपको वहां देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि इतना घना, इतना बड़ा जंगल होता है, इतना तगड़ा रेन फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, Besides, the basin is home to thousands of species of insects. अब besides the basin is home to thousands of species, यानी जो बेसिन है उसके beside आपको बहुत ज़्यादा थाउजेंड ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स की देखने को मिल जाएंगी। सेवरल स्पीशीज आपको फिशेज की देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग पिराना फिश इज ऑल्सो फाउंड इन द रिवर। पिराना फिश देखो, ये मैंने आपको दिखाई थी, ये इसको कहते हैं पिराना फिश, ये गोल्डन टाइप जो होती है। ठीक है, तो पिराना फिश आपको वहां देखने को मिलेगी। द बेसिन इज दस एक्स्ट्रॉर्डनरी रिच इन वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड देयर। तो उस रेन फॉरेस्ट में आपको एक अलग तरह की जिंदगी, अलग तरह की रिच एक्स्ट्रॉर्डनरी वैरायटी आपको स्पीशीज की, पंक्षियों की, एनिमल्स की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब ब्रोमिलेट्स आर द स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर। ये जो ब्रोमिलेट्स हैं, ये स्पेशल प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं? वाटर को स्टोर करते हैं। ठीक है, इन देयर लीव्स एनिमल लाइक फ्रॉग्स यूज देयर पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर द लेइंग देयर एग्स। ठीक है, एनिमल्स में जैसे फ्रॉग्स है उस पानी को यूज करते हैं, ठीक है, पॉकेट ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर, वहां पर अंडे देने के लिए। तो ये था रेन फॉरेस्ट की कहानी, उस अमेजोन के जो रेन फॉरेस्ट, अमेजोन के जंगल हैं वहाँ की कहानी, कि वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं वहाँ के लोगों की, यानी उस रेन फॉरेस्ट के आसपास या उस जगह, उस रीजन में वहाँ के लोगों को रहने की ज़िंदगी क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है
पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। काफ़ी जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग कैसे रहते हैं, वहाँ उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे पेड़ों को काट दिया, वहाँ पर एक जगह बना ली, जगह बना के वो वहाँ पर अपना घर वगैरह बनाकर रहने लग गए एक छोटे से इलाके में, स्मॉल एरिया आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज, कुछ पेड़ों को काट के वहाँ पर उन्होंने अपना घर बनाया, वहाँ पर वो रहना शुरू कर दिया। वाइल मैन हंट, मतलब आदमी वगैरह क्या करते हैं, शिकार करते हैं, एंड फिश अलोंग द रिवर्स, यानी मछलियों का नदी के किनारे, और वुमेन क्या करती हैं, टेक केयर करती हैं, यानी ख्याल रखती हैं अपने जो खेती बाड़ी करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उन सब चीज़ों का। ठीक है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ उन्होंने जंगल काटे एक छोटी जगह पर, वहाँ पर उन्होंने अपना घर बनाया, रहने लग गए। वहाँ के जो मैन हैं यानी मेल लोग हैं, लड़के आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, शिकार वगैरह करते हैं मछलियों वगैरह का, और औरतें क्या करती हैं, जो क्रॉप्स ग्रो करती हैं उनका ख्याल रखती हैं। दे मेनली, वो क्या ग्रो करते हैं मेनली, टैपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, इट इज़ द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम द वेजिटेबल्स दे ग्रो। अब फैमिली वुमेन क्या करती है, वुमेन का काम ये है कि वो अपनी फैमिलीज़ को फीड करती है जिंदा रखने के लिए, जो जो सब्जियां उगाते हैं, ठीक है, जैसे टैपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। दे स्टेपल फूड इज मैन्योक, ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। मैंने आपको बताया कि भाई जो नीचे वहाँ उनके उगती हैं, ठीक है। द स्टेपल फूड इज मैन्योक ऑल्सो नोन एज कसावा। एक मैन्योक फूड है जिसको कसावा भी कहा जाता है, वो ग्रो होता है ज़मीन के अंदर एक पोटैटो की तरह। ये देखो इस तरह का है ये कसावा, ठीक है, मैन्योक कह लो इसको या कसावा कह लो, ये ज़मीन में उगता है, एक जैसे आलू उगता है उसी की तरह, शकरकंदी की तरह यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, स्वीट पोटैटो की तरह ही एक और चीज़ होती है जिसको कसावा कहा जाता है। दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स, ठीक है, क्वीन एंड्स का मतलब आप समझ रहे हो, वो लोग क्या खाते हैं, वो लोग लाल कलर की चींटियाँ होती हैं ना, उनको खाते हैं। एंड एग सैक्स, कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मेज एंड कोकोआ आर ऑल्सो ग्रोन। ये कॉफ़ी वगैरह, मेज़ वगैरह को भी वहाँ पर ग्रो करते हैं। तो वहाँ के लोगों की खेती बाड़ी जीने का इस तरह से उनका वहाँ का हाल है, ठीक है। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज, सम फैमिलीज लिव इन थैच्ड हाउसेज शेप्ड लाइक बीव्स, ठीक है। इस तरह के घर वहाँ पर लोग बनाकर रहते हैं, क्योंकि वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो अच्छी खासी लकड़ियाँ, बहुत थिक लकड़ियाँ, मोटी लकड़ियाँ, अच्छी लकड़ियाँ देते हैं, जिससे वो लोग वहाँ पर घर वगैरह बनाते हैं, एक, ठीक है। शेप्ड लाइक बीहीव्स, ये देखो इस तरह की शेप होती है घरों की। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट्स लाइक हाउस कॉल्ड मलोका, ये इस तरह के अपार्टमेंट्स बना लेते हैं वो लोग बड़े बड़े, ठीक है, जिसको मलोका कहा जाता है, विद अ स्टीपली स्लैंटिंग रूफ। ये स्लैंटिंग रूफ होती है, ठीक है, इस तरह की रूफ के वो अपार्टमेंट्स बनाते हैं। फिर लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजोन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। अब अमेजोन बेसिन के जो लोग हैं उनकी जो लाइफ है वो स्लोली बदल रही है। इन द ओल्डर डेज क्या होता था, पुराने समय में क्या होता था, द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। अब वहाँ के लोगों को क्या किया गया, वहाँ के लोगों को उस जगह पर जहाँ वो लोकल लोग रहते थे अमेजोन बेसिन के आसपास, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला गया। पहले क्या होता था, पुराने समय में हम वहाँ पर किसी भी तरह से नहीं जा सकते थे, वहाँ पर नेविगेट करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस जंगलों को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था, ठीक है। इन 1970 द ट्रांस अमेजोन हाईवे मेड ऑल द पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। तो अमेजोन हाईवे एक बनाया गया, ठीक है, 1970 में ट्रांस अमेजोन हाईवे, जिससे ईजी हुआ वहाँ के रेन फॉरेस्ट को एक्सेस करने के लिए, उस जगह को घूमने के लिए। लेकिन अब तो एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। अब तो हेलीकॉप्टर्स एयरक्राफ्ट्स को भी यूज़ करने लग गए वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ की नई नई चीज़ों को देखने के लिए, वेरियस जगहों को, ठीक है। द इंडिजिनियस पॉपुलेशन वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया। अब वहाँ के लोगों को पुश किया गया उस जगह से कि भाई यहाँ पर आप रहना बंद करो, आप जाओ और अलग जगह जाओ, दूसरी जगह एक्सप्लोर करो, वहाँ पर चीज़ें काम करो, अपना कमाओ, घर बनाओ, ठीक है। एंड फोर्स टू सेटल इन न्यू एरियाज, वहाँ से हटाया गया। वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग, और लेकिन उन्होंने जारी रखा अपनी फार्मिंग को, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कैसे किया गया, कौन सा वाला जो ब्रिज था, हाईवे था, द ट्रांस अमेजोन हाईवे, जिससे रेन फॉरेस्ट को एक्सेस करने में ईजी हुआ। और ये कब हुआ, 1970 में, ठीक है। अब बात करते हैं, द डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। अब यहाँ पर ये बात करी गई भाई नेचर कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन हो रहा है,
अमेजोन जंगलों का या जो रेन फॉरेस्ट हैं, ठीक है, रेन फॉरेस्ट आपको अमेजोन रिवर, अमेजोन फॉरेस्ट हो गए, या फिर जैसे कर्नाटका की तरफ आपको बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है, या जो बड़े बड़े जंगल हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, ग्रीनरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम ह्यूमंस पेड़ों को काट रहे हैं अपनी ज़रूरत के लिए, अपने बड़े बड़े घर बिल्डिंग्स बनाने के लिए जगह चाहिए अपने को। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज़ बीन डिसअपियरिंग एनुअली। हर साल एक बड़े रेन फॉरेस्ट का एरिया डिसअपियर हो रहा है, गायब हो रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। अमेजोन बेसिन में जो अमेजोन के जंगल है वहाँ पर बड़े बड़े जो इलाके हैं पेड़ों के जल रहे हैं। देखो, आग लग जाती है कई बार हम ह्यूमंस काट रहे हैं पेड़ पौधों को, क्योंकि हम वहाँ पर हाईवे बना रहे हैं, हम वहाँ पर टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, रोड्स वगैरह बना रहे हैं, तो हम पेड़ों को काट रहे हैं। इस तरह से वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं अमेजोन बेसिन में, भी फॉरेस्ट है, वो डिसअपियर हो रहे हैं हर साल। इस तरह से देखो, पहले बहुत सारे जंगल थे, फिर धीरे धीरे हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी या ग्रोथ लेकर आए, तो फिर ये इतने से पेड़ बचे, हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी ले आए, तो ये सब पेड़ वगैरह गायब हो गए, फिर हम और ज़्यादा ले आए तो ये थोड़े से पेड़ बचे। तो इस तरह से हर दिन डिसअपियर हो रही हैं चीज़ें, एक बंजर ज़मीन बनती जा रही है, ठीक है, वहाँ से पेड़ पौधे काट दिए जा रहे हैं। अब स्लैश एंड बर्न एक वर्ड आया था, मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया। तो स्लैश एंड बर्न क्या है? इज़ अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड, ठीक है, एक ऐसा तरीका है वेयर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग। एक ज़मीन के टुकड़े को क्या करते हैं, वहाँ के फार्मर्स उस जगह को काटते हैं, स्लैश करते हैं वहाँ के पेड़ों को, वहाँ की झाड़ियों को, देन दीज आर देन बर्नड, और उनको जला के, विच रिलीज द न्यूट्रिशन इनटू द सॉइल। जैसे होता है ना, कई बार एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम पेड़ पौधों झाड़ियों को काटते हैं, वहाँ जला देते हैं, तो एक ऐसी सॉइल क्रिएट हो जाती है जो क्रॉप्स को ग्रो करने में मदद करती है, एक खाद बन जाती है, एक तरह की खाद बन जाती है। जैसे पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए हम कई बार खाद यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ के लोग वो बुशेस को, क्रॉप्स को जला के, काट के वहाँ की उस मिट्टी में मिला देते हैं, वहाँ की मिट्टी इस तरह की बन जाती है कि वो क्रॉप्स को ग्रो करने में मदद करती है कुछ सालों में, ठीक है। उसको स्लैश एंड बर्न कहा जाता है। आफ्टर रिपीटेडली यूजिंग द पैच ऑफ लैंड द सॉइल लूजेज इट्स न्यूट्रिशन, ठीक है, सो इट इज अबेंडेंट, देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड। तो कुछ सालों बाद ऐसा होता है कि वो वापस से जो सॉइल होती है अपने न्यूट्रिशन को लूज कर देती है, तो फिर ये वापस से ऐसी अगेन चीज़ रिपीट करते हैं दूसरी जगह पर। इसको स्लैश एंड बर्न कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछते हैं स्लैश एंड बर्न क्या होता है, स्लैश एंड बर्न में क्या होता है, फार्मर्स क्या करते हैं, एक तरह का कल्टिवेटिंग लैंड बनाते हैं। मतलब मैं आपसे कहूँ, एक बंजर जमीन है, वहां पर कुछ भी नहीं उगता है, तो उन्होंने क्या किया, फार्मर्स ने वहां की क्रॉप्स और वहां के पेड़ पौधों को काटा, उनको जलाया, ठीक है, वहां की बुशेस को जलाया और उनको वहीं पर गाड़ दिया, उस पूरी मिट्टी में मिला दिया, तो वहाँ की मिट्टी जो है एक ऐसी चीज़ में कन्वर्ट हो गई कि वहाँ की क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करती थी। लेकिन ये चीज़ कुछ टाइम के लिए रहती थी, लेकिन उसके बाद खत्म हो जाती थी, और ये चीज़ वापस से वो रिपीट करते थे, दूसरी जगह पर जाते थे, वहाँ की बुशेज एंड प्लांट्स को काटते थे, जलाते थे, और उसकी मिट्टी को क्रॉप्स ग्रो करने के लिए लायक बनाते थे, ठीक है। उसको स्लैश एंड बर्न कहा जाता है, ठीक है। इन द मीन टाइम यंग ट्रीज grow in the old field. In this way soil fertility is restored, people can then return to it and start cultivating it again. ये पूरी एक प्रोसेस है, वो अगेन एंड अगेन करते रहते थे उनकी जरूरत के अनुसार, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक ये लाइफ इन अ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अभी तक अपन ने अमेजोन बेसिन की बात करी, अमेजोन फॉरेस्ट की बात करी, अमेजोन फॉरेस्ट में वहाँ की स्पीशीज़ के बारे में बात करी, वहाँ के लोगों के बारे में बात करी, फिर हमने उस जगह को, अमेजोन फॉरेस्ट को कैसे एक्सेस किया, हमने ट्रांस अमेजोन हाईवे बनाया जिससे हमें फॉरेस्ट एक्सेस करने में ईजी रही, अपने एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स के थ्रू भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। हमने वहाँ के लोगों को मूव कर दिया दूसरी जगह पर। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी अमेजोन से रिलेटेड, अमेजोन रिवर से रिलेटेड, अमेजोन बेसिन से रिलेटेड, अमेजोन फॉरेस्ट से रिलेटेड, रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड, क्लाइमेट के बारे में वहाँ का पढ़ा हमने। और अब हम बात करने वाले हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात कर रहे हैं। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब गंगा ब्रह्मपुत्र जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये इंडिया में है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है, क्योंकि इंडिया में गंगा नदी को गंगा कहा जाता है। अदर कंट्रीज में जब वो नदी गिरती है या फ्लो करती है तो अलग अलग देशों में अलग अलग नदियों के नाम हैं। इंडिया में इस नदी को गंगा कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि अपना गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उत्तराखंड से, ठीक है।
तो द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। अब ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ लाई करती है सब ट्रॉपिकल रीजन में, दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, द ट्रिब्यूटरीज, देखो गाइज एक और चीज, ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये वर्ड्स अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स इनका यूज़ क्या है, ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको ईजिली पढ़ने को मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप यहाँ तक पढ़ रहे हो, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, तो आप इस चैनल को एक थम्स अप यानी कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक घाघरा, रिवर गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे घाघरा हो गई, सोन हो गई, चंबल, गंडक, कोसी, एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये देखो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये पूरा इधर से ये पूरा ये ट्रेवल करती है। ठीक है, ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो ये मैप मैंने आपको दिखा दिया। हिमालयाज एंड द सुंदरबन डेल्टाज आर द मेन फीचर ऑफ दिस बेसिन। हिमालयाज एंड सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर ऑफ द बेसिन। ऑक्सबो लेक्स डज डॉट द प्लेन एरिया, द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट। ऑक्सबो लेक आपको याद है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया, और जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ जाकर स्टार्टिंग से वीडियोस देखो, क्योंकि हर एक चैप्टर लास्ट चैप्टर से जो कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको अगर लास्ट चैप्टर्स के जो फंडामेंटल्स अगर आपको समझ में आएंगे, आपको पता होंगे, देन आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ऑक्सबो लेक क्या है? ऑक्सबो लेक देखो मैंने आपको बताया था, इस तरह के आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये है ऑक्सबो लेक, इस तरह से यू शेप में होती है। ठीक है, एक यू शेप में कन्वर्ट हो जाती है, उसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। हिमालय एंड द सुंदरबन डेल्टा ये मेन फीचर है किसके? इस बेसिन के, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के। ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया, द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट। द मानसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर। अब मानसून उस जगह पर ब्रिंग होता है कब? आप सभी को पता है, जून के बाद बरसात होना स्टार्ट होती है, जो मानसून आता है, बारिश का मौसम आता है, जून से सितंबर तक रहती है। द समर्स आर हॉट एंड विंटर्स कूल। आपको पता है गर्मियाँ समर्स गर्म होती हैं और सर्दियाँ ठंडी होती हैं। ठीक है, तो अपने इंडिया का आपको एनवायरनमेंट जो क्लाइमेट है पता ही है आपको कि कौन से टाइम पे गर्मी पड़ती है, बारिश कब होती है, सर्दियाँ कब पड़ती हैं, एक टाइम पीरियड आपको पता है, आप सभी लोग अवेयर हो इस चीज़ से। अब मुझे आप स्टेट्स के नाम बताओगे जहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाई करती है, स्टेट्स के नाम बताओगे, कॉमेंट करोगे। ठीक है, द बेसिन एरिया हैज़ वेरी टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब आप समझते हो? टोपोग्राफी का मतलब है लेआउट। ये लोग ना इंजीनियर्स होते हैं ना, इंजीनियर्स जैसे जो कैसे मैं बताऊं, मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, वो लोगों को काफ़ी सारे ऐसे डायग्राम्स मशीन्स वगैरह के बनाने को मिलते हैं चार्ट पे, बहुत ज़्यादा। आपने देखा अगर आपके आसपास इंजीनियर्स रहे हो तो वो टोपोग्राफी करते हैं। वो टोपोग्राफी कैसे करते हैं? चार्ट रख लेते हैं, चार्ट के नीचे एक बल्ब लगा लेते हैं और पूरा कॉपी करते हैं, एकदम कॉपी करते हैं, उसको टोपोग्राफी कहते हैं, एक लेआउट क्रिएट करते हैं। ठीक है, द बेसिन एरिया हैज़ वेरिड टोपोग्राफी, द एनवायरनमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब ये जो अपना वातावरण है, एक ये डोमिनेंट रोल प्ले करता है किसमें? पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। द माउंटेन्स एरिया विद स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटल टेरेन। जो माउंटेन्स एरिया है, जो ढलाने हैं, जो स्लोप्स हैं, वहाँ पर इनहॉस्पिटेबल टेरेन है, मतलब वहाँ पर रहने की कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जो माउंटेन्स एरिया है वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स द मोस्ट सूटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। प्लेन एरिया पर लोग सबसे ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? वहाँ पर प्लेन एरिया पर वहाँ की मिट्टी फर्टाइल होती है, वहाँ पर क्रॉप्स ईजिली ग्रो करती हैं, वहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर ईजी होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन इज़ वेरी हाई। प्लेन एरिया पर आपको सभी को पता है कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है पॉपुलेशन की, बहुत ज़्यादा। द मेन क्रॉप इज़ पैडी, सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर।
जो मेन क्रॉप है वहाँ की पैडी है, और द कल्टीवेशन है जो पैडी की ग्रोथ करने के लिए सफिशेंट पानी चाहिए होता है। इट इज़ ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ हाई, मतलब जहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पर ये क्रॉप सबसे ज़्यादा ग्रो करती है, पैडी। ठीक है, तो ये याद रखना मेन क्रॉप कौन सी है, पैडी। तो समझ गए होगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्या था, मैंने आपको बता दिया कि जो माउंटेन्स एरिया है, स्लोप्स है, वहाँ पर रहने की कोई ऐसी खास जगह है नहीं। तो लोग अपने, आपको भी सभी को पता है कि अपने इंडिया में लोग रहते हैं माउंटेन्स पर वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलेगी, उस तरह की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो नहीं मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको बहुत शांति मिलती है। आप सभी को पता है, आप हिमाचल वगैरह जाते हो तो वहाँ पर बहुत शांति है, बहुत पीस है, क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। लोग प्रेफर करते हैं प्लेन एरियाज पर रहना, क्योंकि वहाँ पर ईजी होता है क्रॉप्स ग्रो करना, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। और जो मेन क्रॉप होती है माउंटेन्स पर, जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वहाँ पर जो माउंटेन्स हैं, वहाँ पर जो मेन क्रॉप होती है वो है पैडी। और पैडी कहाँ ग्रो करती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वीट हो गया, मेज हो गया, गेहूं, मक्का, ये सोरगम, ग्राम एंड मिलेट्स, दालें। ठीक है, आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर कैन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। आप इन सब वर्ड से आप सभी अवेयर हो। बनाना प्लांटेशंस आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन एरियाज पर आपको बनाना प्लांटेशन देखने को मिल जाएगा। और इन वेस्ट बंगाल एंड असम आपको चाय देखने को मिल जाएगी। सिल्क कहाँ प्रोड्यूस होती है, थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम। तो आप देखो, आपको क्या क्या चीज़ है, बनाना आपको प्लेन एरियाज पर देखने को मिलेगा, बंगाल और असम में आपको चाय देखने को मिलेगी, सिल्क आपको देखने को मिलेगी बिहार और असम में, और ये कल्टीवेशन की जाती है सिल्क वॉर्म्स से। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द टेरेसेस। ठीक है, तो माउंटेन्स एंड हिल्स हैं, वहाँ पर स्लोप्स या जो ढलाने होती हैं, वो जो सफ़ेद अच्छे से ठीक ठाक ढलाने होती हैं, जहाँ पर जेंटल ढलाने होती हैं, स्लोप्स होते हैं, वहाँ के टेरेसेस पर आपको क्रॉप्स ग्रो करते हुए देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरह के देख सकते हो। असम में चाय की खेती होती है, पैडी कल्टीवेशन इस तरह की होती है, आप यहाँ पर देख सकते हो। The vegetation cover of the area varies according to the type of landforms. In the Ganga and Brahmaputra plain, tropical deciduous trees grow. Deciduous trees में grow, मैंने आपको बताया हुआ है ये चीज़ कि डिसीडियस ट्रीज वो होते हैं जो उनको जब पानी की ज़रूरत होती है तो वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ था। जैसे मैंने आप इन वर्ड्स के नाम बताए, इन पेड़ों के, टीक हो गया, साल हो गया, पीपल हो गया। ठीक है, थिक बैम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। थिक बैम्बू आपने देखोगे हरे हरे लंबे लंबे होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। ठीक है, उस तरह के बैम्बू ग्रो करते हैं कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र प्लेन में। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, दियोदर एंड फायर कैन बी सीन। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड की तरफ आपको देखने को मिलेंगे कॉनिफेरस ट्रीज, जैसे कि पाइन, डिओडर एंड फिर। ठीक है, एंड बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप। तो ये चीज़ आप समझ गए होगे, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। अब नेक्स्ट आता है, देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। आपको गंगापुत्र बेसिन है जो, वहाँ पर वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी कि वहाँ के स्पीशीज़, वाइल्ड लाइफ हो गए, जानवर देखने को मिलेंगे, वैराइटीज़ ऑफ जानवर। ठीक है, एनिमल्स, जैसे कि एलिफेंट्स, टाइगर, डियर, हिरन, मंकी, बंदर, ये कॉमन है। और वन हॉर्न राइनोसॉरस, ये आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन के आसपास देखने को मिल जाएगा। इन द डेल्टा एरिया आपको बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये कुछ जानवर आपको कहाँ पर, डेल्टा एरिया में देखने को मिलेंगे। एक्वेटिक लाइफ की अगर मैं बात करूँ, अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर, द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल सी। द मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ द फिश आर द रोहू, कैटला एंड हिल्सा। ये इस तरह की देखो फिशेज़ हैं जो आपको स्पेशली एक्वेटिक लाइफ की अगर मैं बात करूँ उस बेसिन के आसपास, तो बंगाल सी या बे ऑफ बंगाल सी में आपको इस तरह की फिशेज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगी। टेरेस फार्मिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। टेरेस फार्मिंग मैंने अभी आपको बताया था, ये इधर वाला, तो ये ना, इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द टेरेसेस। टेरेसेस देखो इस तरह की फार्मिंग होती है, ये पिक्चर आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको मैं जूम कर देता हूँ। देखो, टेरेसेस आर बिल्ट ऑन द स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सर्फेसेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। द स्लोप्स इज रिमूव्ड सो द वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली।
ठीक है। तो ये है टेरेस फार्मिंग। तो यहाँ तक हमने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पढ़ा, वहाँ के एक्वेटिक लाइफ के बारे में पढ़ा, वहाँ पर कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। और मैंने आपको बताया वाइल्ड लाइफ के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले लेक यानी अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, एक केस स्टडी है। ये विनोद की केस स्टडी है। ये अपने दोस्तों के साथ यानी फेलोज़ के साथ फिशिंग वगैरह करने जाता था, ठीक है। तो वहाँ पर आपको वेलिनेरिया हाइड्रिला वीड ग्रो इन द लेक इज़ द फूड ऑफ द फिश, ठीक है। वहाँ की जो फिशेज़ का फूड है। तो इस केस स्टडी को एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। स्किप मत करना, आप खुद से रीड करना। ये केस स्टडी है, आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। बहुत इजी है, ऐसा कुछ समझाने का है नहीं, तो आप प्लीज़ इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। हालांकि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। ये देखो, एक क्लीन लेक, एक पोल्यूटेड लेक की पिक्चर लगाई है मैंने। तो ये मैंने इसलिए लगा दी क्योंकि आप सभी को पता है टू एक्सलेट द एफर्ट्स टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन, यानी कि अपने प्राइम मिनिस्टर ने एक इंडिया में लॉन्च किया था एक सिस्टम, वो था स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। तो आप सभी देख सकते हो क्लीन लेक कितनी अच्छी दिख रही है, पॉल्यूटेड लेक बेकार है। तो मैं चाहता हूँ जो लेक्स वगैरह हैं आप गंदा ना करें। अगर आप एक इंसान भी अगर ये चीज़ करेगा ना तो ये चीज़ इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो जितने बच्चों तक मेरी वीडियोस पहुँचती हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये नदियों को, तालाबों को आप गंदा ना करें, ठीक है। तो वहाँ पर वो बॉटल्स वगैरह, प्लास्टिक के रैपर्स, अगर आप जाते हो बीचेस वगैरह या कहीं नदी या तालाब के आसपास तो वहाँ गंदा ना करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ये देखो ब्लाइंड डॉल्फिन की बात कर रहे हैं। इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र वैरायटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड सूसू ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन इज फाउंड। ये इसको रीड कर लेना, आई होप कि आप करना ज़रूर, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा इंटरेक्शन हो पाए आपका इस वीडियो के साथ। एक इस चीज़ को और रीड कर लेते हैं। ये देखो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको डेंस पॉपुलेशन देखने को मिलती है। वहाँ पर आपको बिग टाउन्स एंड सिटीज़ देखने को मिलेंगे, सिटीज़ ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs आर लोकेटेड इन द रिवर गंगा। जी, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज, ठीक है। कि नदियों में आपको पता है इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज से जो वेस्ट वाटर है डिस्चार्ज किया जाता है। दिस लीड्स टू द पोल्यूशन ऑफ द रिवर, इससे नदियाँ बहुत ज़्यादा गंदा हो रही हैं। ऑल द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। हर तरह का आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, रोडवे हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कुछ भी हो, वाटरवे हो, ठीक है। कोलकाता इज़ एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली। द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। Tourism is another important activity of the basin. The Taj Mahal on the banks of river Yamuna in Agra, Allahabad on the confluence of the river Ganga and the Yamuna Buddhist stupas in Uttar Pradesh and Bihar, Lucknow with its Imambada, Assam with Kaziranga and Manas with wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with the distinct tribal culture. Some of the places worth a visit. तो कुछ ऐसी जगह बताई गई हैं जहाँ पर आपको वर्थ है, आप जाकर घूम सकते हो। जैसे आगरा में ताजमहल बताया गया है, इलाहाबाद में आपको रिवर गंगा देखने को मिलेगी, यमुना, बुद्धिस्ट, उत्तर प्रदेश में आपको बुद्धिस्ट स्तूपस देखने को मिलेगा, बिहार, ठीक है, लखनऊ में आपको इमामबाड़ा देखने को मिलेगा, असम में काजीरंगा। ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको घूमना चाहिए, ठीक है गाइस। तो यही था आज के हमारे इस वीडियो में। बाकी हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस आज हम वीडियो में करेंगे। नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेजोन बेसिन इज लोकेटेड, ये चीज़ मैंने आपको बताई है, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द अमेजोन बेसिन। चलो इसको हम देखते हैं, कौन सी क्रॉप्स जो है ग्रो की जाती हैं लोगों के द्वारा अमेजोन बेसिन में। अमेजोन बेसिन देखो, ये है ना अपना अमेजोन बेसिन। यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं, देखो ये आ गई। ऑर्चिड्स, ब्रोमोलिड्स ग्रो एज प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आज मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, आप इनको पूरा करिएगा। नेक्स्ट है अपना क्या, व्हाट आर द मेजर सिटीज़ लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा। मैंने अभी आपको बताया था मेजर सिटीज़ कौन कौन सी थी, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, ठीक है। वेयर इज़ द वन हॉर्न राइनोसोरस फाउंड। ये राइनोसोरस आपको कहाँ पर मिलेगा, मैंने अभी पिक्चर दिखाई थी आपको, ये देखो राइनोसोरस ब्रह्मपुत्र प्लेन के आसपास आपको देखने को मिलेगा। वन हॉर्न राइनोसोरस इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन, याद रखना, ठीक है। और
नेक्स्ट अपना आया, नेम द वर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजोन। मैंने आपको स्पेसिफिक वर्ड्स बताए थे यहाँ पर, ये जो स्पेसिफिक रीजन के अकॉर्डिंग देखने को आपको मिलती हैं। ये वर्ड्स देखो, इनका नाम क्या क्या है, फौना, टाउकन्स, ठीक है, ये इसको फौना बर्ड कहते, इसको नहीं, क्या बोलते हैं, हमिंग बर्ड्स, ठीक है, टाउकन्स, ये बर्ड्स हैं। तो ये वर्ड्स आपको अमेज़ोन में देखने को मिलेंगी, इन वर्ड्स के नाम याद रखना। तो क्वेश्चंस मैंने आपको करवा ही दिए हैं, हालांकि आप अच्छे से इनको अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना कर लिखिएगा अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं। बाकी MC टिक द करेक्ट कर लेते हैं। टाउकन्स आर अ बर्ड टाइप ऑफ बर्ड। मैनियोक इज़ द स्टेपल फूड ऑफ, बताओ। कोलकाता इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ हुगली। डिओडर्स आर फिर्स आर अ टाइप ऑफ कॉनिफेरस फॉर ट्रीज। बंगाल टाइगर इज़ फाउंड इन द डेल्टा एरिया। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग आप कर लेना। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसके कुछ रीज़न लिखना, अगर आपको नहीं मिलते हैं, अगर आप नहीं लिख सकते तो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो ये लास्ट की एक्सरसाइज मैं आपके लिए इस बार इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा वीडियो से इंटरेक्शन करो। अगर आपको इनके नहीं आंसर्स मिलते हैं आप मुझे कमेंट करते ना, मैं आपको पर्सनली वहाँ पर इसका सोल्यूशन का जो आंसर है कॉपी पेस्ट करके दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में आई हो, मज़ा आया हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।